हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और हमारा जो 70th बीपीएससी के लिए 100 डेज 100 आर्टिकल वाला सीरीज़ है, हम फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं आज। और आज हम लोग मनी बिल के बारे में डिस्कस करेंगे। मनी बिल जो काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है कुछ स्पेशल प्रोसीजर के कारण। और मनी बिल के दो आर्टिकल्स हैं, तो हम लोग दोनों आर्टिकल इसी में डिस्कशन में कवर कर लेंगे। आर्टिकल 109 एंड 110। 110 में मनी बिल का डेफिनेशन दिया हुआ है, तो 110 में क्या है मनी बिल का डेफिनेशन, और 109 में उसका प्रोसीजर बताया गया है कि उसके लिए क्या स्पेशल प्रोसीजर है मनी बिल को लेकर। ये पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। 110 जिसमें डेफिनेशन दिया हुआ है, अगर वो आप बेयर एक्ट में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। किसके अंदर? मनी बिल के अंदर। इसको सिंपल समझने का एक तरीका है, अगर कोई भी बिल केवल और केवल उन मामलों से डील कर रहा हो जो मामले आर्टिकल 110 में लिखे हुए हैं, सिंपल। इफ एनी बिल ओनली एंड एक्सक्लूसिवली डील्स विथ आइदर एनी वन और ऑल ऑफ द प्रोविजंस मेंशन अंडर आर्टिकल 110 विल बी कंसीडर्ड अ मनी बिल। बस कोई भी मामला, कोई भी मैटर उस बिल में इन मामलों से बाहर नहीं होना चाहिए, तो ये वो मनी बिल कहलाएगा। कुछ भी इससे बाहर नहीं होना चाहिए, सब कुछ इसके अंदर का ही मैटर होना चाहिए। 110 में जो जो चीज़ें दी हुई हैं, जैसे इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेगुलेशन और ऑल्टरेशन ऑफ एनी टैक्स। कोई भी टैक्स को लगाना, चेंज करना, उसको रेगुलेट करना या हटाना, ये सारा का सारा जो टैक्स के लिए बिल आएगा वो कैसा बिल होगा? मनी बिल। द रेगुलेशन ऑफ मनी बोरोड बाय गवर्नमेंट। तो सरकार जो पैसा बोरो करती है उसको रेगुलेट करने के लिए भी जो बिल आएगा वो कैसा बिल होगा? मनी बिल होगा। ठीक है। इसके बाद द कस्टडी ऑफ, तो 3 फंड होते हैं सरकार के पास, कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड। कंसोलिडेटेड फंड जो सरकार का मेन फंड है, जिसमें सरकार का सारा पैसा का जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है उसी से होगा। कंटिजेंसी फंड जो एक स्पेशल पर्पस यानी किसी इमरजेंसी में खर्च करने के लिए बनाया जाता है, पैसा इसमें भी कंसोलिडेटेड फंड से निकाल के डालते हैं। जैसे अभी 30,000 करोड़ है और प्रेसिडेंट इससे खर्चा ऑथराइज कर सकते हैं। तो इन दोनों फंड का कस्टडी और साथ ही साथ इन दोनों फंड में पैसा का पेमेंट करना और विड्रॉवल, ये सब जो करने के लिए बिल आएगा वो कैसा बिल होगा? मनी बिल होगा। तो किसी चीज़ के लिए कंसोलिडेटेड फंड में पैसा डाला जा रहा है या निकाला जा रहा है तो ये, और साथ साथ कंटिजेंसी फंड में पैसा डिपॉजिट करने का जो बिल होगा वो कैसा बिल होगा? मनी बिल होगा। कंसोलिडेटेड फंड से जो बजट के दौरान जैसे कल ही पास हुआ था एप्रोप्रिएशन बिल, तो पैसा खर्च करने के, निकालने के लिए परमिशन लेना है कंसोलिडेटेड फंड से, वो भी बिल कैसा बिल होगा? मनी बिल होगा। देन द डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज अपॉन सीएफआई एंड इंक्रीजिंग सच एक्सपेंडिचर। कंसोलिडेटेड फंड से जो भी पैसा खर्च होता है, जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो 2 तरह से हो सकते हैं। एक को बोलते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर या चार्ज अपॉन सीएफआई, और दूसरा होता है मेड आउट ऑफ सीएफआई। एक होता है चार्ज अपॉन सीएफआई, दूसरा होता है मेड आउट ऑफ सीएफआई। चार्ज एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो काफ़ी एसेंशियल है और उनके ऊपर बजट के दौरान वोटिंग नहीं होगी, डिस्कशन हो सकता है बट वोटिंग नहीं होगी, मतलब कि ये कभी भी कम नहीं हो पाएगा। तो कौन सा एक्सपेंडिचर, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी हो गई, अगर आप बात करते हैं स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट, इनकी सैलरीज और अलावेंसेज हो गए, ये सब क्या है? चार्ज एक्सपेंडिचर होता है। ये बजट में रखा जाता है लेकिन इस पर वोटिंग नहीं होगी। बाकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं उस पर वोटिंग भी होती है, यानी कि वो कम भी हो सकते हैं। तो कौन सा एक्सपेंडिचर चार्ज एक्सपेंडिचर होगा, और वैसे एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का के लिए जो बिल आएगा वो भी कैसा बिल होगा? मनी बिल होगा। फिर कस्टडी ऑफ जो तीसरा फंड है हमारा, दैट इज पब्लिक अकाउंट, उसका रिसिप्ट और कस्टडी। पब्लिक अकाउंट वैसा फंड होता है जिसमें कि सरकार के पास जो पैसे हैं वो लोगों के हैं, वो तत्कालीन कुछ समय के लिए उसको रखा हुआ है। जैसे कि आपका पीएफ में पैसा कट रहा है तो वो जो जमा हो रहा है वो कहाँ पे जमा हो रहा है? पब्लिक अकाउंट में जमा हो रहा है। समझ में आया? तो उसके लिए भी जो बिल आएगा वो मनी बिल। और द ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट, यूनियन और स्टेट दोनों के ही जो खाते हैं उसको ऑडिट करने के लिए भी जो बिल आता है वो कैसा बिल होगा? मनी बिल। तो केवल जो बिल इन मामलों से डील कर रहा हो और कुछ भी ना हो उस बिल के अंदर, तो वो बिल कैसा बिल कहलाता है? मनी बिल कहलाता है। ठीक है। अब मनी बिल का स्पेशल प्रोसीजर जो आर्टिकल 109 में दिया हुआ है, तो उसके लिए क्या समझना है कि मनी बिल जो है वो केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। यहाँ ओनली के बाद आपको 3 पॉइंट देखने को मिलेगा।
केवल कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में ये पेश नहीं हो सकता। दूसरा, प्रायर परमिशन चाहिए किसका? प्रेसिडेंट का। बिना प्रेसिडेंट के परमिशन लिए हुए ये पेश नहीं हो सकता। और तीसरा, ये केवल एक मिनिस्टर पेश कर सकते हैं, यानी कि एक गवर्नमेंट बिल के रूप में ये आएगा। कोई नॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मंत्री नहीं है, यानी प्राइवेट मेंबर्स, वो इस बिल को पेश नहीं कर सकते। तो ये पहला 3 कंडीशन इंट्रोडक्शन के समय है। केवल लोकसभा में आएगा, प्रेसिडेंट के परमिशन से ही आ सकता है, और केवल एक मिनिस्टर यानी कि गवर्नमेंट बिल के रूप में आएगा, प्राइवेट मेंबर्स नहीं ला सकते। अब जब पेश हो गया ये लोकसभा में, तो जितनी भी बिल्स हैं जो सिंपल मेजॉरिटी से ही पास होती हैं, जो हमारे ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल, ये सब किस मेजॉरिटी से पास होता है? सिंपल मेजॉरिटी। तो लोकसभा इसको पास करेगा किस मेजॉरिटी से? सिंपल मेजॉरिटी से। और इसको राज्यसभा भेजने से पहले स्पीकर उस पर सर्टिफिकेशन अपना देंगे, सिग्नेचर करेंगे कि ये बिल कैसा है? ये बिल मनी बिल है। तो कोई भी डिसीजन की ये बिल मनी बिल है कि नहीं, वो स्पीकर के सर्टिफिकेशन फाइनल माना जाएगा। तो स्पीकर राज्यसभा भेजने से पहले साइन करेंगे कि ये बिल कैसा बिल है? मनी बिल है। ठीक है। और यही सर्टिफिकेशन के कारण राज्यसभा का पावर बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाता है मनी बिल के केस में। जैसे राज्यसभा ना अमेंड कर सकते हैं मनी बिल को, ना रिजेक्ट कर सकते हैं। सो इट कैन नाइदर रिजेक्ट नॉर अमेंड द मनी बिल, एंड इट कैन ओनली रिकमेंड चेंजेस। और ये चेंजेस जो हैं वो लोकसभा के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, वो लोकसभा चाहे तो माने, नहीं तो छोड़ दे। तो राज्यसभा इफेक्टिवली ना रिजेक्ट कर सकता है, ना अमेंड कर सकता है, वो सिर्फ चेंजेस सजेस्ट कर सकता है, और वो चेंजेस लोकसभा के ऊपर है कि वो मानता है कि नहीं। मैक्सिमम जो नॉर्मली ऑर्डिनरी बिल के केस में 6 महीने का समय रहता है राज्यसभा के पास कि वो उस बिल पे एक्शन ले, मनी बिल के केस में वो मैक्सिमम 14 दिन तक बिल पे कोई एक्शन नहीं लेकर डिले कर सकते हैं, 14 डेज ओनली। और 14 दिन अगर कंप्लीट हो गया, उन्होंने एक्शन नहीं लिया राज्यसभा ने, तो वो माना जाएगा कि दोनों हाउस से पास होकर कहाँ जा चुका है? प्रेसिडेंट के पास जा चुका है। ठीक है। 14 दिन कंप्लीट होते क्या हो जाएगा? वो माना जाएगा दोनों हाउस से पास हो गया, और कहाँ चला गया? प्रेसिडेंट के पास, जिस मैनर में लोकसभा पास किया था उसी मैनर में। तो कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविज़न भी मनी बिल के केस में नहीं हो सकता। ठीक है। और लास्ट, जब प्रेसिडेंट के पास मनी बिल जाता है तो एज पर आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट के पास सस्पेंसिव वीटो इस केस में नहीं है, यानी कि प्रेसिडेंट कैन नॉट सेंड बैक द मनी बिल वंस अगेन फॉर रिकंसिडरेशन। तो प्रेसिडेंट उसको वापस रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। ठीक है। तो ये आपको मनी बिल का स्पेशल प्रोसीजर हो गया। हालांकि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के डेवलपमेंट को थोड़ा सा देखते रहना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने रखा है कि मनी बिल को के अंदर जो स्पीकर का डिसीजन देखा गया है, जैसे आधार बिल आया था मनी बिल के रूप में 2017 में, तो इस तरह से जो बात होती है कि ये बिल जो है मनी बिल होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे राज्यसभा के पावर रिस्ट्रिक्ट हो जा रहे हैं, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम लोग एक बेंच बनाकर इसके ऊपर एक तरह से वापस एक स्क्रूटनी करेंगे मनी बिल के प्रोसीजर को लेकर। ठीक है। तो आपको उसको थोड़ा सा मॉनिटर करते रहना है। ये हमारा था मनी बिल का डिस्कशन। थैंक यू सो मच।